हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट को स्टडी करते हैं और उसे इजी से इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। इसी सीरीज़ में हमारा आज क्लास 6 की हिस्ट्री का 6th चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं। अभी तक हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 6 की हिस्ट्री का। आज हम 6th चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में मेनली हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में देखेंगे, इनके फाउंडर कौन थे और साथ में इनकी क्या क्या आइडियोलॉजीज़ हैं, किन किन लोगों ने इनको फॉलो किया है, कहाँ कहाँ तक जो है ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की आइडियोलॉजी जो है वो गई है दुनिया के अलग अलग कोने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बुद्धिज़्म से। देखो, बुद्धिज़्म जो है वो स्टार्ट होता है बुद्धा की स्टोरी से, गौतम बुद्ध की स्टोरी से। ठीक है, सिद्धार्थ जो है वो बुद्धा का जो है गौतम बुद्ध का अर्लियर नेम है। ठीक है, जब वो एक प्रिंस हुआ करते थे, ठीक है, जब वो किंग हुआ करते थे, उन्हें बाद में गौतम की या गौतम बुद्ध की जो है पदवी दी गई थी। ये बुद्धिज़्म के फाउंडर हैं। 2500 साल पहले जो है इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 2500 साल पहले इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बुद्धा का, सिद्धार्थ का कह सकते हैं। ठीक है, बाद में ये जो है वो बिलोंग करते थे स्मॉल गना से, जिसको शक्य गना भी कहा जाता है। जैसे कि हमने देखा सोसाइटी डिवाइडेड थी गना संघ में। ठीक है, वहाँ के जो लोगों इस तरीके से जो सोसाइटी हुआ करती डिवाइडेड थी 2 पार्ट में। तो इसी तरीके से ये गना से बिलोंग करते थे। गना भी शक्य गना से बिलोंग करते थे। आज हमारे पास में बहुत सारी कास्ट, सब कास्ट ऐसे होती थी, उस टाइम पे भी जो इनकी वो कास्ट हुआ करती थी वो थी शक्य गना, एक क्लेन या फिर ग्रुप बोल सकते हैं इसे। ठीक है, और ये थे क्षत्रिय। कौन थे ये? क्षत्रिय थे। क्षत्रिय क्या काम करते थे उस समय? तुम्हें पता है कि वो राजा हुआ करते थे। ठीक है, ये तो हमें समझ में आता है। ये जनपद से महाजनपद से बिलोंग करते थे। हम पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि जनपद महाजनपद हुआ, जनपद पहले आई, फिर उसके बाद में महाजनपद। जनपद जब बड़ी हो गई, ज़्यादा पावरफुल हो गई, तो वो महाजनपद हो गई, राइट। तो ये जो सिद्धार्थ गौतम जो है, गौतम बुद्ध जो है, वो बिलोंग करते थे महाजनपद से। ठीक है, और ये शक्य गना से बिलोंग करते थे। ठीक है, क्षत्रिय थे। आगे बात करते हैं। देखो, ये जो है नॉलेज की सर्च में अपना सारा कंफर्ट छोड़ के निकल पड़ते हैं, घर को छोड़ के, यंग एज में। ठीक है, यंग एज में अपना सारा कंफर्ट छोड़ के, घर छोड़ के निकल पड़ते हैं ये नॉलेज की सर्च में कि आखिर इस सच को जानने में, इस दुनिया में सच को जानने के लिए कि हमारा आने का, इस दुनिया में आने का क्या जो है पर्पज़ है। ठीक है, वो सब जानने के लिए कि निकल पड़ते हैं नॉलेज की सर्च में। देखो, कुछ सालों तक ये ढूंढने की कोशिश करते हैं, मेडिटेट करते हैं बहुत सारे सालों तक, लेकिन इन्हें कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। कुछ सालों बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है पीपल ट्री के नीचे। बोध गया में जब ये मेडिटेट कर रहे थे पीपल ट्री के नीचे, बोध गया जो कि बिहार में है, वहाँ पे जब पीपल ट्री के नीचे ये मेडिटेट कर रहे थे तब उनको इनलाइटनमेंट होता है, ज्ञान प्राप्त होता है वहाँ पे। कहाँ पे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था? पीपल ट्री के नीचे, बोध गया में, बिहार में। ठीक है, फिर इन्होंने अपनी पहली जो टीचिंग दी थी वो थी सारनाथ में, वाराणसी के पास में सारनाथ पड़ता है, वहाँ पे इन्होंने अपनी फर्स्ट टीचिंग दी थी। बुद्धा को इनलाइटनमेंट प्राप्त होने के बाद से इन्हें बुद्धा या वाइस मैन कहा जाने लगा। ठीक है, वाइस वन। इससे पहले इन्हें सिद्धार्थ कहा जाता था, इसी नाम से जो है ये प्रसिद्ध थे अपने किंगडम में। बाद में जब इन्हें इनलाइटनमेंट मिल गया तो इन्हें बुद्धा या फिर वाइस वन कहा जाने लगा। ठीक है, और इन्होंने अपनी फर्स्ट टीचिंग जो है वो दी थी सारनाथ में, जो कि वाराणसी के पास पड़ता है, जहाँ पे इन्होंने पहली बार पढ़ाया था अपनी आइडियोलॉजी के बारे में, जो भी इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बारे में। ठीक है, फिर इनकी डेथ हो जाती है कुशीनरा में। ठीक है, कुशीनरा में इनकी डेथ हो जाती है। इस चैप्टर में बहुत कम है वैसे तो, लेकिन जितना भी है तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुद्धा के बारे में, बुद्धिज़्म के बारे में। ठीक है, बेसिक चीज़ें जो है इसमें दी गई हैं। आगे की जो स्टैंडर्ड बुक्स में आपको देखने को मिलेंगी बहुत सारी डिटेल्स हर चीज़ के बारे में, लेकिन इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको होनी चाहिए। ठीक है, कि इसका क्या क्या हुआ होगा और क्या क्या नहीं हुआ होगा, राइट। चलो, ये हो गया है, आगे बढ़ते हैं। नाउ
बुद्धा जो है वो बताते हैं कि हमारा जीवन जो है पूरी तरीके से दुख से भरा हुआ है, सफरिंग से भरा हुआ है, ठीक है। जो उनको इनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ उससे हमें क्या पता चलता है, वो क्या बताते हैं कि बुद्धा बताते हैं कि हमारा जीवन जो है वो पूरी तरीके से सफरिंग से, अनहैप्पीनेस से भरा हुआ है। और इस सफरिंग और अनहैप्पीनेस का जो कारण है वो है हमारे डिज़ायर, वो हमारी क्रेविंग्स, जो हमारी इच्छाएँ होती हैं, हमारी जो वासनाएँ होती हैं, वही हमारे दुख का कारण है। जो हमें जो फुलफ़िल नहीं हो पाती, जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारे जो जितने भी हमारे बोल सकते हैं ड्रीम्स हैं, जब वो फुलफ़िल नहीं हो पाते तो हमें दुख होता है, हमें उससे सफरिंग होती है, ठीक है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इस सफरिंग को हमें कम करना पड़ेगा। इस वजह से हमें इस सफरिंग को कम करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसको रिमूव करना पड़ेगा, इस सफरिंग को, इन डिज़ायर को कम करके। ये डिज़ायर कैसे कम होंगे, मेडिटेशन करके, ठीक है। अपना सब कुछ छोड़ के ये डिज़ायर, ये चीज़ें जो है वो कम होगी। तो इन्होंने इसी सफरिंग को क्या कहा है, दुख या तन्हा, ठीक है। इन्होंने टर्म दी है इस सफरिंग के लिए, तन्हा या फिर थर्स्ट, ठीक है, कह सकते हैं। फिर इनका जो है हमें स्तूप मिलता है, स्तूप हमें मिलता है। स्तूप जो है वो पहली बात तो किसके लिए बनवाए जाते थे, गौतम बुद्ध के लिए। और वो स्तूप हमें सारनाथ में मिला है। बहुत सारे स्तूप है वैसे तो गौतम बुद्ध के, वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्तूप कहाँ पे सिचुएटेड है, बुद्धिज़्म में कौन सा स्तूप कहाँ पे सिचुएटेड है, क्योंकि ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इनकी टीचिंग क्या है, ये तो हमें पता चल गया कि लाइफ पूरी दुख से भरी हुई है। इसका कारण हमारे डिज़ायर को कम करना पड़ेगा। वो कैसे कम हो सकते हैं, मेडिटेशन के थ्रू वगैरह। बट और इन्होंने क्या कहा कि हमें किस तरीके से रहना चाहिए, इन्होंने कहा हमें सबके साथ दयालुता का भाव रखना चाहिए, काइंड रहना चाहिए सबके साथ में, अच्छे से उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, हर किसी के जीवन का हमें सम्मान करना चाहिए, भले ही वो एनिमल ही क्यों ना हो, ठीक है। उन्होंने कहा है कि हमारे जो कर्म होते हैं वही रिज़ल्ट देते हैं, मतलब कि हमारे एक्शंस जो होते हैं ना, एक्शंस का ही रिज़ल्ट मिलता है हमें। हमारे कर्म जो होते हैं, कैसे भी अच्छे या बुरे, गुड या बैड, हमारे जो कर्म होते हैं वो हमें वापस मिलते हैं रिटर्न में, वो हमारे पास लौट के आते हैं। इसी वजह से वो कहते हैं कि हमेशा सबके साथ में काइंड रहो, हर किसी को रिस्पेक्ट दो, उसके जीवन की कदर करो और अच्छा करो, ठीक है, अच्छी डीड्स करो, ताकि आपके कर्म आपको अच्छा फल दें। ये इनकी आइडियोलॉजी थी। वो जो भी पढ़ाते थे या जो भी अपना संदेश देते थे वो हमेशा प्रकृत में दिया करते थे, जो कि एक लोकल लैंग्वेज थी, उस समय की लोकल लैंग्वेज थी, ताकि लोगों को आसानी से समझ सके और लोग उसको उससे रिलेट कर पाए चीज़ से, जो भी वो बता रहे हैं। कि अगर वो ऐसी भाषा में बताएंगे जो वहाँ के लोगों तक की पहुँच में नहीं है, या फिर वो उसको समझ नहीं सकते आसानी से, तो फिर उनके समझाने का मतलब क्या है। वो चाहते थे कि उनका संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग समझें इस बात को। इसी वजह से वो प्रकृत में समझाते थे, जो कि लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी उस टाइम पे, ठीक है, ताकि ऑर्डिनरी लोग भी वहाँ के उसको आसानी से समझ सके। ये जो स्तूप दिखाया जा रहा है ये सांची का स्तूप है, ठीक है, सारनाथ का स्तूप है, ठीक है, याद रखना, सांची का नहीं है, सॉरी, सारनाथ का स्तूप है ये बिल्डिंग। सारनाथ में स्तूप मिलता है, ये याद रखना। नेक्स्ट, यहाँ पे बताई जा रही है कीसा गौतमी की स्टोरी, जो कि तुम बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, तो इसमें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। यूपीएससी से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, राइट। एक स्टोरी है, ये पढ़ना हो तो पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट, उपनिषद क्या होती है। इस चैप्टर में तो हमने बुक्स के बारे में देखना है, बहुत सारे फिलोसोफर्स के बारे में, थिंकर्स के बारे में, तो इस तरह बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी तो हमने डिस्कस कर ली है। लेकिन हम जो है अब उपनिषद के बारे में देखेंगे कि उपनिषद क्या हुआ करती थी, किस तरीके से इनको लिखा जाता था, वगैरह वगैरह। देखो, उपनिषद जो है ज़्यादातर उनमें आपको फ़िलोसॉफिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। फ़िलोसॉफिकल क्वेश्चंस का मतलब है कि इस जीवन में आने का पर्पस क्या है, या फिर आत्मा और परमात्मा क्या है, वो सब चीज़ें उपनिषद में लिखी जाती हैं। लाइफ आफ्टर डेथ, कि मरने के बाद में क्या होता है, कहाँ जाता है जीव, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसमें जो है ज़्यादातर आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा, आत्मा इंडिविजुअल सोल और ब्रह्म मतलब यूनिवर्सल सोल की बात होती है इन उपनिषदों में, ठीक है। उपनिषद का मतलब होता है अप्रोचिंग और सिटिंग नियर। अब यहाँ पे 6 स्कूल ऑफ फिलोसॉफी की बात है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू,
ठीक है। 6 स्कूल फिलोसॉफी, इंडियन फिलोसॉफी के कौन कौन से हैं और उनके फाउंडर कौन कौन से हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी पहले भी इसमें से क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, आपको मैच द कॉलम करके दे सकता है, क्योंकि अभी तो वो ट्रेंड खत्म हो गया है मैच द कॉलम, लेकिन यूपीएससी कभी भी कहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे आपको पूछ सकता है कि इस स्कूल का जो है वो बोल सकते हैं कि फाउंडर कौन था, ठीक है, या इनमें से ये सारे ऑप्शन दे देंगे, उनके साथ में कोई अलग सा ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे कि इनमें से कितने जो है वो इंडियन फिलोसॉफी के स्कूल्स हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए हमारे कौन कौन से इंडियन फिलोसॉफी के 6 स्कूल हैं। पहला है वैशेषिका, न्याय, सांख्य, योग, पर पूर्व मीमांसा, वेदांत और उत्तर मीमांसा। ठीक है, कौन कौन से हैं 6 स्कूल, एक तो वैशेषिका है, न्याय है, सांख्य है, योग है, पूर्व मीमांसा है, वेदांत है और उत्तर मीमांसा है। इनके फाउंडर है कौंडड़, गौतम, कपिला, पतंजलि, जैमिनी और व्यास। ठीक है, ये मतलब कि जैसे वैशेषिका जो है उनके कौंडड़ है, न्याय के गौतम है और सांख्य के कपिल है, योग के पतंजलि हैं, पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं और वेदांत और उत्तर मीमांसा के व्यास है। ठीक है, तो याद रखना कि इनके फाउंडर कौन कौन है। 6 स्कूल ऑफ फिलोसॉफी के स्कूल्स हुआ करते थे। यहाँ पे इसी तरीके की बात होती थी फिलोसॉफी से, आत्मा के बाद में क्या होता है, परमात्मा वगैरह, हमारी सोल कहाँ जाती है आफ्टर डेथ, वो सब चीज़ें। ठीक है, तो इसमें ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो हमने उपनिषद की बात की है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये भी एक स्टोरी बताई गई है, इसका मतलब नहीं है पढ़ने का कुछ भी, क्योंकि स्टोरी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सिर्फ पता होना चाहिए कि ये बुक किसने लिखी है और इस बुक में क्या है, बस इतना सा। ठीक है, जैसे कि चंदोदय उपनिषद जो है वो क्या है, एक उपनिषद है, चंदोदय उपनिषद, पता ही चल रहा है उसके नाम से ही। इसमें शौनक और अभिप्रत्रिम 2 सैगिज हैं, ऋषि हैं, वो वर्शिप करते हैं यूनिवर्सल सोल को। ठीक है, और मेनली इनका ही इसमें डिस्कशन हुआ है पूरा, वो हमें इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए जानने के लिए, लेकिन सिर्फ इतना पता होना चाहिए चंदोदय उपनिषद में क्या है। शौनक और अभिप्रत्रिम जो है ये 2 ऋषि हैं, ये अपनी बात करते हैं यूनिवर्सल सोल के बारे में, बाकी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखो, बहुत सारे उपनिषदिक थिंकर जो हुआ करते थे उस समय पे, पुराने समय पे, वो ज़्यादातर ब्राह्मण हुआ करते थे या राजा हुआ करते थे, उनके पास में हक था पढ़ने का, पढ़ाने का। ठीक है, या फिर इस तरीके की चीज़ों को डिस्कस करने का। लेकिन कुछ वुमन थिंकर भी हुई है, कुछ महिलाएं भी हैं उस समय की, जो ये सब उपनिषदिक थिंकर हुआ करते थे, जैसे कि गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री, ये फेमस है और इनके बारे में पहले यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। देखो, 6 की एनसीईआरटी जो हिस्ट्री है मेनली मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं यहाँ से आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में, राइट। तो और साथ में हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने के लिए भी दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हमें इस एनसीईआरटी का हर एक जो चीज़ है वो याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, हर एक चीज़ नहीं, जैसे कि स्टोरीज़ वगैरह हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो फैक्ट है वो पता होने चाहिए। ठीक है, या कॉन्सेप्ट है वो हमें पता होना चाहिए। दूसरा, देखो, गार्गी, अपाला, घोषा और मैत्री, ये फेमस उस समय की जो है वो उपनिषदिक थिंकर है। ये फेमस थी अपनी लर्निंग और डिबेट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, ये जो चारों बताई गई हैं, गार्गी, अपाला, घोषा और मैत्री, ये फेमस है अपनी लर्निंग और पार्टिसिपेट करने के लिए डिबेट में। दूसरे आपके थिंकर हैं सत्यकाम जाबाली, जिनकी मदर का नाम था वुमन स्लेव जाबाली। ठीक है, फिर आपके शंकराचार्य भी एक उपनिषदिक थिंकर है, फेमस थिंकर है, तो हमें सबको इनके बारे में पता होगा, शंकराचार्य के बारे में। तो ये सारे हमारे उपनिषदिक थिंकर हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, स्पेशली वुमेंस का पता होना चाहिए, क्योंकि उस समय पे बहुत कम वुमन हुआ करते थे जिनको पढ़ने का या फिर वो पढ़ सकती थी। ठीक है, तो उनमें से ये कुछ हैं थिंकर्स। आगे बढ़ते हैं। देखो, पाणिनि के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और नहीं सुना होगा तो यहाँ पे सुन लीजिए। देखो, पाणिनि जो है वो एक ग्रामेरियन है, ठीक है, जिन्होंने संस्कृत की पूरी ग्रामर प्रिपेयर की थी। आज तुम्हें संस्कृत इतनी डिफ़िकल्ट लगती है ना, उसकी पूरी ग्रामर को इन्होंने प्रिपेयर किया था। किसने? पाणिनि ने। इसी वजह से इन्हें ग्रामेरियन कहा जाता है। ठीक है, ग्रामेरियन है ये। अराउंड कितने 3000 साल पहले, 3000 साल पहले नहीं है, इनमें बताया गया है कि ही यूज दिस राइट
डाउन द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज इन शॉर्ट फार्मूला। अराउंड 3000 फार्मूले दिए थे इन्होंने, 3000 फार्मूले। किस लिए? लैंग्वेज को शॉर्ट बनाने के लिए, संस्कृत को ईजी से ईजी उनके रूल्स समझाने के लिए, किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं संस्कृत को, उसके 3000 इन्होंने फार्मूले दिए थे, छोटे छोटे शॉर्ट फार्मूले। पाणिनि क्या है? बस ये याद रखना, ग्रामेरियन है और इन्होंने संस्कृत की ग्रामर प्रिपेयर की है। चलो जैनिज्म की बात करते हैं। हमारे बुद्धिज्म हो गया है, उपनिषद हो गई हैं और हमारे कुछ 6 स्कूल हो गए हैं फिलोसॉफी के। अब हम बात करते हैं जैनिज्म की। जैनिज्म के फाउंडर कौन है? जैनिज्म देखो 24th लास्ट या फिर 24th तीर्थंकर जैन के वो हुआ करते थे वर्धमान महावीर। 24th तीर्थंकर या फिर लास्ट तीर्थंकर जो है वो है आपके वर्धमान महावीर। ठीक है, अराउंड 2500 साल पहले। दोनों कंटेम्प्रेरी हैं। बुद्धिज्म भी कब था? 2500 ईयर अगो। ये भी कब है? 2500। दोनों कंटेम्प्रेरी एक साथ चल रहे हैं उस समय पे, 2500 साल पहले। ये भी क्षत्रिय प्रिंस हैं, वो भी क्षत्रिय थे, बुद्ध भी। ठीक है, लिच्छावीज से बिलोंग करते हैं, जो कि एक ग्रुप है जो पार्ट है वज्जी संघ का। एक ग्रुप लच्छावी जो कि पार्ट है वज्जी संघ का, वो कहाँ से? सक्की गना से बिलोंग करते थे, ये वज्जी संघ से बिलोंग करते थे, राइट। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम नॉलेज के लिए। ठीक है, वही सच को जानने के लिए निकल पड़ते हैं 30 साल की उम्र में, 30 इयर्स की उम्र में ये निकल पड़ते हैं सच की खोज में। ठीक है, और 12 साल बाद, ठीक है 12 साल बाद फॉर 12 इयर्स तक वहाँ पे वो अकेला जीवन जीते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इधर घूमते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, जीवन बिताते हैं पूरा 12 साल तक। फिर इन्हें इनलाइटनमेंट मिलता है। ठीक है, और इनकी जो टीचिंग है वो क्या है? वहाँ पे तो हमने देखा पूरी जीवन हमारा दुख से भरा हुआ है, दुख को कम करना ज़रूरी है, दुख का कारण हमारे डिज़ायर है। ठीक है, तो वो सब देखा हमने उनकी आइडियोलॉजी। यहाँ पे ये बता, इनकी भी आइडियोलॉजी कुछ हद तक यही है, अहिंसा करना, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना, किसी को किल नहीं करना। ठीक है, ये इनकी टीचिंग है। ठीक है, हमेशा सच बोलना, सत्य का साथ देना, ये सब बताते हैं महावीर। इन्होंने भी प्रकृति में ही सबको बताया है, अपने नॉलेज, अपना जो ज्ञान है वो प्रकृति में ही इन्होंने बताया है। टीचिंग जो है इनकी प्रकृति में हुई है, ताकि आसानी से जो लोकल पीपल है वो समझ सके। जैसे कि प्रकृति अगर मगध में बोली जाएगी तो उसका नाम मगधी हो जाएगा। ठीक है, तो मगधी अगर दूसरी लैंग्वेज नहीं है, बस प्रकृति है वो, लेकिन मगध में उसे मगधी बोला जाता है। प्रकृति को मगध, जो कि एक महाजनपद है, उसको मगधी कहा जाता है मगध में। ठीक है, बस ये याद रखना। दूसरा आता है कि जो फॉलोवर्स होते थे महावीर के, उन्हें जैन कहा जाता है। ठीक है, जो महावीर के फॉलोवर है वो जैन है, बुद्ध के जो फॉलोवर है वो क्या है? बुद्धिस्ट मॉन्क है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जैन मॉन्क है। ठीक है, महावीर के फॉलोवर जैन। ठीक है, अब ये किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे वो देख लेते हैं। देखो इनका सिंपल लाइफ जीना, ठीक है, बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे ये। अपना खाने के लिए जो है बैगिंग करना, साथ में हमेशा ऑनेस्ट रहना, सच रहना हमेशा, और फिर कुछ भी चोरी नहीं करना। ठीक है, तो ये इनके रूल्स हैं, या फिर बोल सकते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, इनके जैन के प्रिंसिपल्स हैं ये। ठीक है, कि सिंपल लाइफ जीना, हमेशा ऑनेस्ट रहना, चोरी नहीं करना। ठीक है, या फिर अपने पास जो भी है उसे एवरीथिंग गिव अप कर देना, इंक्लूडिंग देयर क्लोथ। ठीक है, वो कुछ भी अपने पास में रखने का नहीं वो रखते हैं विचार। ठीक है, ये है कि संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। इस तरीके की आइडियोलॉजी है जैन की। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो है बहुत सारे लोगों के लिए डिफ़िकल्ट था इतने स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो कर पाना। बहुत सारे मैन वुमन, इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हुआ करता था इस तरह के इतने स्ट्रिक्ट रूल। लेकिन फिर भी लोगों ने जो है वो इतने 1000 लोगों ने अपने घर छोड़े और सीखा, और उन्होंने पढ़ाया अलग अलग जगहों पे इस तरीके की आइडियोलॉजी को। ठीक है, अपनाया साथ में बोल सकते हैं। अब देखो कि जो जैन है, वर्ड जो है वो जैन वो आता है जीना वर्ड से। जीना उसका मतलब क्या होता है? कॉन्क्वेरर, मतलब जिसने जीत हासिल कर ली हो अपने सेंसेस पे,
अपने सेंसेस पे जिसने जीत हासिल कर ली हो उसे जैन कहा जाता है। ठीक है, तो जैन जो वर्ड है वो आता है जीना से, और जीना का मतलब होता है कॉन्क्वेरर, और कॉन्क्वेरर का मतलब होता है कि जिसने जीत हासिल कर ली हो अपने सेंसेस, अपनी इंद्रियों पे, उसे जैन कहा जाता है। ठीक है। अब जो इनके सपोर्टर हुआ करते थे जैन के, वो ज़्यादातर ट्रेडर हुआ करते थे। फार्मर इसलिए नहीं क्योंकि फार्मर जो है उन्हें फार्मिंग करनी पड़ती है। फार्मिंग में क्या होता है कि बहुत सारे जो जीव होते हैं छोटे, बहुत ही जो हमें देख भी नहीं पाते जिसे हम, और उनकी जो है उसमें बहुत ज़्यादा हत्या हो जाती है। हमसे अनजाने में ही, हम जानबूझ के नहीं करते फिर भी हमसे वो हो जाता है, गलती से भी हो सकता है। इस वजह से फार्मर्स जो हैं इन्होंने इतना ज़्यादा इसको एम्ब्रेस नहीं किया, ठीक है, जैनिज़्म को। इस वजह से फार्मर इसका पार्ट नहीं हो पाए, क्योंकि उनको क्या करना पड़ता, फार्मिंग करनी पड़ती है, और उतने स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो कर पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। इस वजह से अब ज़्यादातर इनके सपोर्टर ट्रेडर्स हुआ करते थे, व्यापारी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो आपके जैन है वो फैलता कहाँ कहाँ पे, मतलब कहाँ कहाँ पर इसकी पहुँच गई, कहाँ कहाँ पे लोगों ने इनको अपनाया जैनिज़्म को। तो वो नॉर्थ इंडिया में, गुजरात में, तमिलनाडु और कर्नाटक में इसका ज़्यादातर लोगों ने इसको अपना मतलब माना, जैनिज़्म को अपनाया। जैसे ये इंडिया का मैप है, ये नॉर्दर्न पार्ट यहाँ पे, एक गुजरात में यहाँ पे, आपका तमिलनाडु यहाँ पे, और कर्नाटक इसके ऊपर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैनिज़्म जो है वो फैला। उसके बाद में हमें थोड़ा सा जैनिज़्म के बारे में रिटर्न रिकॉर्ड भी मिलता है। ठीक है, जो कि वल्लभी, जो कि एक प्लेस है गुजरात में, वहाँ पे लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा जैनिज़्म के बारे में कुछ। ठीक है, वल्लभी जो कि गुजरात में है, वहाँ पे 1500 साल पहले, 2500 साल पहले आए थे महावीर और बुद्धिज़्म दोनों। ठीक है, बुद्धा दोनों। अब संघ की बात करो, संघ का क्या मतलब, जैसे कि दोनों महावीर और बुद्ध जो है वो ऐसा सोचते थे, ऐसा फील करते थे कि सिर्फ जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया है कुछ सच को जानने के लिए, तो उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने संघ बनाया। संघ का मतलब होता है एसोसिएशन उन सब लोगों की जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया है, सच को जानने के लिए निकले हैं, वो एक सत्य के मार्ग पर, है ना। तो उस मार्ग पर जो जानने के लिए निकले हैं उनके लिए उन्होंने एक संघ बनाया, जो उन सब लोगों का एसोसिएशन हुआ करता था। अब जो रूल्स बनाए गए थे बुद्धिस्ट संघ ने जो रूल बनाए थे उसे विनय पिटका कहा जाता है। वो विनय पिटका कहा नहीं जाता है, विनय पिटका एक बुक है, उसमें वो सारे रूल्स लिखे हुए आपको मिलेंगे। कि जैसे कि हमारी जो पूरी हिस्ट्री है, पूरी हिस्ट्री नहीं बोल सकते हैं, कुछ हिस्ट्री के पार्ट जो है वो हमारी 6th की हिस्ट्री में लिखे हुए मिलेंगे। इसी तरीके से बुद्धिस्ट संघ में आपको जो रूल्स हैं जो उन्होंने बनाए थे वो आपको विनय पिटका में मिलेंगे। विनय पिटका जो कि एक बुक है, राइट, याद रखना। बाकी जो सबको फ्रीडम थी कि वो अपना डिसीजन ले सकते थे और अपना जो क्या कर सकते थे, इस एसोसिएशन में जा सकते थे या इस एसोसिएशन को ज्वाइन कर सकते थे, अपना घर छोड़ सकते थे। लेकिन सिर्फ जो वुमन थी और जो चिल्ड्रंस थे उनको परमिशन लेनी पड़ती थी अपने हस्बैंड से। वुमेंस को परमिशन लेनी पड़ती थी अपने हस्बैंड से, और चिल्ड्रन को परमिशन लेनी पड़ती थी अपने पेरेंट्स से। ठीक है, बाकी वो आसानी से जा सकते थे। बाकी जो स्लेव हुआ करते थे उन्हें अपने मास्टर से, चिल्ड्रन को अपने पेरेंट्स से, और वुमेन को अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ती थी ये ज्वाइन करने के लिए। दूसरा कि ये क्या करते थे संघ में, हमने ये तो देख लिया कि इन्होंने संघ बनाया, एसोसिएशन है, जो भी लोग अपना घर छोड़ देंगे उनके लिए। लेकिन ये इसमें क्या करेंगे, इसमें ये मेडिटेशन करेंगे लंबे समय तक। इसमें वो अलग अलग सिटीज़ विलेजेस में जाएंगे, खाना मांगेंगे वहाँ पे और उससे अपना गुजारा करेंगे। कुछ फिक्स आवर के लिए भी है वो, सिर्फ कि उसके बाद में नहीं जाएंगे वो मांगने के लिए। ठीक है, सिंपल लाइफ जिएंगे, मेडिटेशन करेंगे और ठीक है, और खाना मांगने जाएंगे अलग अलग सिटीज़ विलेजेस में। उन्हें भिक्खूज़ और भिक्खुनीज़ कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ज़्यादातर जिन्होंने इनको ज्वाइन किया, मतलब हमने बताया ट्रेडर्स जो थे उन्होंने ज्वाइन किया था,
बुद्धिज़्म को ज़्यादातर जैनिज़्म को ज़्यादातर, क्योंकि बाकी जो फार्मर्स और जो लोग हुआ करते थे उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था इतने स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो कर पाना। उसमें से ही संघ को ज्वाइन करने वाले और भी लोग हैं, जैसे ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रिय हैं, मर्चेंट है, लेबरर, बार्बर, कॉर्टिसन, स्लेव्स, इन्होंने भी इसको अपनाया था। ठीक है, टीचिंग को अपनाया था बुद्धिज़्म की। आगे विहारास क्या होते हैं? देखो, ये एक केव है कर्ले में, जो कि आज महाराष्ट्र में पड़ता है। ये केव है जहाँ पे भिक्खुस भिक्खुनीस जो है वो रहते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह यहाँ पे रहते थे। ठीक है, कर्ले केव में। अब विहार का मतलब होता है परमानेंट शेल्टर। पूरी स्टोरी मैं बताती हूँ इसकी। देखो क्या है कि जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म हुआ करते थे वो हमेशा पूरे साल एक जगह से दूसरी जगह घूमना, ट्रैवल करना, यही उनका जो पर्पस था कि अलग अलग जगह जाएंगे, वहाँ पे रुकेंगे, ठहरेंगे, मेडिटेट करेंगे और जानेंगे, सच को जानने की कोशिश करेंगे। बट सिर्फ एक ऐसा समय हुआ करता था, रेनी सीज़न, जिसमें उनको एक जगह रुकना पड़ता था क्योंकि इतनी बारिश हो रही है या कहीं पे फ्लड आ रहा है। तो इस वजह से, इस नेचर की वजह से उन्हें जो है वो कुछ समय रेनी सीज़न में एक जगह रहना पड़ता था और वो रहते थे ऐसे ही। कोई उन्हें अगर नेचुरल केव मिल गई हिली एरियाज़ में या फिर गार्डन में, वो कहीं पे भी ऐसे टेम्प्ररी शेल्टर हुआ करता था, कोई परमानेंट जगह नहीं उनके लिए रहने के लिए कि इस सीज़न में कम से कम उनके पास कुछ तो है रहने के लिए। ठीक है, तो वो इस जगह पे रहा करते थे नेचुरल केव्स में। लेकिन क्या होता है कि जो कुछ उनके सपोर्टर्स जो थे, मॉन्क्स जो थे, बुद्धिस्ट भिक्खुस और भिक्खुनीस, उन्हें लगा कि यार हमें जो है वो ज़रूरत है परमानेंट शेल्टर की, हम कहीं पे भी तो नहीं रह सकते क्योंकि हर जगह हमें मिल जाएगा। ठीक है, हम ट्रैवल करते रहते हैं तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, इस वजह से हमें चाहिए परमानेंट शेल्टर। तो उन्होंने मोनेस्ट्रीज़ बनवाई। ठीक है, मोनेस्ट्रीज़ जो हैं उन्हें विहार कहा जाता है। वही परमानेंट शेल्टर बुद्धिस्ट मॉन्क के रहने के लिए, तो उसे हम विहार कहते हैं। ठीक है, इनके रहने के लिए जो जगह हुआ करती थी, परमानेंट शेल्टर्स इन्होंने बनवाए, उसे हम विहार कहते हैं। ये विहार है। ठीक है, समझ में आया कि हमेशा ट्रैवल करेंगे लेकिन सिर्फ रेनी सीज़न में इनको रुकना पड़ता था और उनके पास में शेल्टर नहीं हुआ करता था, टेम्पररी शेल्टर हुआ करता था। इस वजह से इन्होंने परमानेंट शेल्टर बिल्ड करवाए जिनको इन्होंने कहा विहार। ठीक है, विहार जो कि वुड और ब्रिक के बने हुए, अब पहले तो वुड के फिर बाद में ब्रिक के बनने लग गए थे ये। आगे देखो, जो विहारस जो थे ना, जहाँ पे जो लैंड जहाँ पे इनके परमानेंट शेल्टर हुआ करते थे, वो डोनेशन के थ्रू बनते थे। जो कि रिच मर्चेंट है या लैंड ओनर है या जो किंग है, वो डोनेट कर देते थे अपनी जगह या उनके लिए बनवा देते थे विहार। ठीक है, ये सब। दूसरा, न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म, महायान बुद्धिज़्म। नया फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म जो है उसे महायान बुद्धिज़्म बोलते हैं और जो ओल्डेस्ट फॉर्म है उसे बोलते हैं थेरावदा बुद्धिज़्म। ठीक है, तो इस महायान बुद्धिज़्म और इस थेरावदा बुद्धिज़्म में क्या डिफरेंस है, ये न्यू फॉर्म और ओल्ड फॉर्म क्या है? देखो, इस चैप्टर में तो नहीं डिस्कस हुआ है इतना ज़्यादा, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ, हायर स्टैंडर्ड बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि जो ओल्ड फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म है वो बिलीव करता है, मतलब जो थेरावदा बुद्धिज़्म है वो बिलीव करता है कि बुद्धा को वो ट्रीट करते हैं एक ह्यूमन की तरह, और उनकी जो नेचुरल आइडियोलॉजी है कि असली में जो बुद्धा ने कहा है कि हमें मेडिटेशन के थ्रू क्या मिल सकता है, हमें मेडिटेशन के थ्रू मिल सकता है निर्वाण मतलब कि हमें बोल सकते हैं मोक्ष मिल सकता है। ठीक है, मेडिटेशन के थ्रू, और बुद्धा को मानते थे ह्यूमन की तरह ओल्ड फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म में। बट अब न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म में क्या होता है कि न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म में लोग बुद्धा को गॉड मानने लग गए हैं। ठीक है, उनके स्टैचूज़ बनवाने, उनकी पूजा करने लग गए हैं और वो मानते हैं कि हमें बुद्धा की जो है उनकी वर्शिप करके ही हमें मिलेगा मोक्ष। पहले वाले ओल्ड फॉर्म में तो ये हो रहा है कि वो मानते हैं कि मेडिटेशन के थ्रू उन्हें मोक्ष मिलेगा, लेकिन इसमें वो बुद्धा को मानते हैं कि उनकी हेल्प से भगवान है वो हमारे, और उनकी हेल्प से हमें जो है वो निर्वाण की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये इनमें डिफरेंस है। तो ये याद रखना कि ओल्ड फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म क्या है और न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म क्या है। अब जैसे मैंने बताया, न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म में स्टैचूज़ बनने लग गए हैं और आपको मिलेंगे बहुत सारे बुद्धा के स्टैचू मथुरा में, तक्षशिला में। और बुद्धिस्ट तवा, दूसरा बिलीफ ये आया कि बुद्धिस्ट तवा, जो सेकंड चेंज आया, बिलीफ इन बुद्धिस्ट तवा।
बुद्धिस्ट कौन होते हैं? बुद्धिस्ट वो लोग होते हैं जो जिनको इनलाइटनमेंट मिल जाता है, ठीक है, उन्हें बुद्धिस्ट कहते हैं। अब वो तो आगे वाले पेज पे देखेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है। जैसे हमारी लाइफ के 4 स्टेजेस होते हैं, 4 आश्रम होते हैं, स्टेजेस 4 आश्रम, जैसे कि हर बोल सकते हैं हर क्रिएचर, हर लिविंग बीइंग का जो है या उसका एक समय होता है, ठीक है। पहला उसकी यंग एज होती है, फिर मैच्योर होता है, फिर वो ओल्ड होता है, इस तरीके से उसकी स्टेजेस होती है लाइफ की, ठीक है। तो हमारे जो जीवन के भी कुछ स्टेजेस होते हैं जिसे हमने बोला है आश्रम, वो डिवाइडेड है हमारा पूरा जीवन 4 पार्ट में। एक तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य में क्या होता है, जिसमें हमें अपनी स्टडी कंप्लीट करनी होती है। हमारा अर्ली जीवन जो है वही काम करते हैं हम वेद पढ़ना या स्टडी करना, वो हमारा ब्रह्मचर्य है। गृहस्थ में मैरिज होती है, ठीक है, हाउस होल्ड वर्क हमें कंप्लीट करने होते हैं। फिर वानप्रस्थ में जो है क्या होता है कि हमें फॉरेस्ट में रहना पड़ता है, मेडिटेट करना होता है। और संन्यास जो कि लास्ट स्टेज है हमारी लाइफ की, इसमें हमें सब कुछ छोड़कर सब कुछ छोड़ देना होता है, ठीक है, हमारा जो घर परिवार संसार वगैरह सब कुछ, ठीक है, ये हमारा संन्यास आश्रम होता है। तो 4 स्टेजेस हो गई, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। बुद्धिस्ट का देखा हमने कि बुद्धिस्ट कौन होते हैं, जो कि जिनको इनलाइटनमेंट मिल जाता है उनको बुद्धिस्ट कहते हैं। और इसमें बताया गया है कि जिन्होंने अटेन कर लिया है इनलाइटनमेंट, उन्हें कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, उन्हें कहा जाएगा बुद्धिस्ट। अब यहाँ पे बोली गई है कि यहाँ पे बुद्धिस्ट की भी वर्शिप होने लग गई है, ठीक है, न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म में, कि ये बुद्धा की तो वर्शिप कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में जो मॉन्क्स हैं या फिर जो मतलब कि हाँ जो फॉलोवर्स है बुद्धिज्म के, उनकी भी वर्शिप स्टार्ट हो गई है। और कहाँ पे पॉपुलर हुई बुद्धिस्ट की वर्शिप हुई है, सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया, जापान, यहाँ जो है इनकी वर्शिप भी स्टार्ट हो गई। अब बुद्धिज़्म जो है वो फैलता है ईस्ट वर्ड, ज़्यादातर साउथ ईस्ट वर्ड ज़्यादा बुद्धिज़्म फैला, ठीक है, जैसे श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, ये आपका थेरावादा बुद्धिज़्म है। जो ओल्ड फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म जो है वो कहाँ पे फैला, न्यू फॉर्म दूसरी जगह, ओल्ड फॉर्म दूसरी जगह, ठीक है। जो बिलीव करते थे ओल्डेस्ट आइडियोलॉजी में वो थे श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशिया और इंडोनेशिया, ठीक है, ये ओल्ड फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म में बिलीव करते हैं, थेरावादा बुद्धिज़्म में। आगे कुछ पिलग्रिम्स की बात करते हैं, तीर्थयात्री जो मेंस और वुमेंस जो हैं वो जर्नी करते हैं हॉली प्लेसेस, पवित्र जगहों पे जाते हैं और वहाँ पे वर्शिप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, तो उन्हें बोला जाता है पिलग्रिम्स। उन्हें क्या बोला जाता है, पिलग्रिम्स, तीर्थयात्री। इसी तरीके से कुछ पिलग्रिम्स है चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम, चाइनीज़ मतलब चाइना से बिलोंग करते हैं, बुद्धिस्ट मतलब उन्होंने बुद्धिज्म को माना, अपनाया है, इस वजह से बुद्धिस्ट, और पिलग्रिम तो तीर्थयात्री। इस तरीके से फाहियान, शुआंगजेंग, ई किंग, ये कुछ आपके बोल सकते हैं पिलग्रिम है, चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स हैं जो कि इंडिया में आए, हमारा जो है विज़िट किया ये इंडिया को, और यहाँ पे बहुत सारी जगह पे ये ठहरे भी सही, अलग अलग टाइम पीरियड में आए ये, और कुछ टाइम इन्होंने इंडिया में स्पेंड किया। जैसे कि जो आपके फाहियान है वो हमारे यहाँ पे आए थे 1600 साल पहले इंडिया में, ठीक है, 1600 साल पहले सब कॉन्टिनेंट में। फिर शुआंगजेंग जो है वो आए हैं 1400 साल पहले, और ई किंग इनके 550 साल पहले, मतलब अराउंड इनके 50 साल कब हुए होंगे, 1350 में, ठीक है, तो ये याद रखना 1350 में आए होंगे। तो इनका क्रोनोलॉजी क्या है, फर्स्ट कौन आया, फाहियान, फिर कौन आया, शुआंगजेंग, फिर कौन आया, ई किंग, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्रोनोलॉजी, ये भी यूपीएससी पूछ चुका है, इस वजह से मैं तुम्हें बता रही हूँ, और जो हाईलाइट किया हुआ पोर्शन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मायने रखता है। बाकी जो ये चीज़ें लिखी हुई हैं ये तो मैं तुम्हें बता ही रही हूँ, ठीक है, तो इसका टेंशन नहीं है, लेकिन जो लिखा हुआ है ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें याद होना चाहिए ये, ठीक है, क्रोनोलॉजी। आगे ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, लेकिन इस चैप्टर के लास्ट में इम्पॉर्टेंट डेट्स होती हैं जो हमें याद रखने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा।
यहाँ पे बताया गया है कि जो जैन और बुद्धिज़्म जो है वो कब आए थे, मतलब जो महावीर है और जो आपके बुद्धा है वो किस टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं, 2500 साल पहले अराउंड। और ये जो जैन टेक्स्ट मिला हमें वल्लभी में, गुजरात में जो है, वो कब का है, पुराना है, 1500 साल पहले का। ठीक है, 1500 साल। और ये कब आए थे, 2500 साल पहले। ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।